सुधा ने ससुराल की चौखट तो पार कर ली थी, लेकिन उसका दिल अब भी मायके में छूटे प्रेमी नीटू उस लिटिल के साथ धड़क रहा था। इधर सुधा की तड़प थी, उधर नीटू की बेचैनी। दोनों किसी ना किसी बहाने एक दूसरे से मिलने की राह तलाशते रहे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुधा अपनी चाहत की हदें पार कर प्रेमी संग जेठानी सीमा के हाथों रंगे हाथों पकड़ ली गई। फिर जो हुआ उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ? कैसे परवान चढ़ा ये खतरनाक इश्क और क्या थी इस मोहब्बत की अंजाम? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव दरियापुर में 10 अक्टूबर 2024 की सुबह एक आम दिन की तरह ही शुरू हुई थी। सूरज की पहली किरणों के साथ गांव के हरपाल सिंह अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में जुट गए थे। उनके तीनों बेटे राहुल कुमार, सौरभ और गौरव हमेशा की तरह उनके साथ खेतों की ओर जाने की तैयारी में थे। सुबह के करीब 9 बजे वे पशुओं के लिए चारा लेने निकल पड़े। इधर राहुल की पत्नी सीमा भी अपने घरेलू कामों को निपटाने में व्यस्त थी। घर में हलचल थी। 7 वर्षीय बड़ी बेटी रितिका स्कूल के लिए तैयार हो चुकी थी और सीमा ने उसे समय पर भेज भी दिया था। सास धर्मी देवी अपनी बेटी के घर बिजनौर गई हुई थीं, जिससे घर में एक अजीब सी शांति थी। सीमा ने अपने 9 महीने के मासूम बेटे गीत को दूध पिलाकर प्यार से पालने में सुला दिया। तभी उसे खेत पर जाने की याद आई। उसने जल्दी से देवरानी सुधा को आवाज लगाई, सुधा जल्दी बाथरूम से निकलो, खेत जाने का टाइम हो गया है। अभी आई दीदी, बाथरूम से सुधा की आवाज आई। सुनो, गीत दूध पीकर पालने में सो रहा है, उसका ख्याल रखना। और हाँ, चकोर बाहर खेल रही है, उसे बुलाकर नाश्ता करवा देना, सीमा ने जाते जाते सुधा को हिदायत दिया। चकोर सीमा की छोटी बेटी नंगे पैर आंगन में मिट्टी से खेल रही थी। मासूम मुस्कान के साथ वह कभी मिट्टी के ढेर बनाती तो कभी अपने नन्हे हाथों से हवा में उछाल देती। सीमा ने एक नज़र प्यार से उसे देखा, फिर देवरानी सुधा को घर का कुछ और काम समझाकर खेत की ओर चल पड़ी। सुधा सौरभ की पत्नी और घर की नई नवेली दुल्हन थी। ससुराल आए उसे कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन अपने खूबसूरत चेहरे और मिलनसार स्वभाव के कारण वह जल्दी ही पूरे परिवार की चहेती बन गई थी। घर के ढेरों कामों की जिम्मेदारी भी उसी पर थी, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए हर काम निपटाती थी। उसकी कोमल वाणी और मधुर व्यवहार ने सभी के दिल में उसके लिए खास जगह बना ली थी। सीमा के जाने के कुछ देर बाद सुधा बाथरूम से बाहर निकली। भीगे बालों को झटकारते हुए उसने जल्दी जल्दी कपड़े ठीक किए और अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलते हुए उसकी नजरें बरामदे की ओर गईं। पालने में गीत गहरी नींद में सो रहा था, मासूम चेहरे पर शांति थी। इसी बीच सुधा की निगाहें अचानक बाहर के खुले दरवाजे की ओर चली गईं। हल्की हवा से दरवाजे की चौखट हिल रही थी। एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां से बच्चों संग खेलती हुई चकोर की आवाज भी सुनाई दिया। सुधा हल्के से मुस्कुराई और निश्चिंत हो गई कि घर में सब कुछ ठीक है। उसने गहरी सांस ली, खुद को संयत किया और फिर कमरे से बाहर निकली। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल चुकी थी और घर में हर चीज अपने स्वाभाविक ढंग से चल रही थी। लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, ससुराल में तुम तो गजब ढा रही हो, तुम्हारी सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं। सुधा ठिठक गई। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा और चौंक गई। अरे नीटू, तुम कब आए? अचानक उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। नीटू उसके पीहर के गांव का था, पुराना परिचित, लेकिन यहाँ उसका यूं अचानक आना अप्रत्याशित था। अरे हाँ, दिल नहीं माना सो चला आया अचानक, नीटू ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा। तुम्हें देखकर तो मूड ही फ्रेश हो गया। सच में तुम तो गजब की मॉडल लग रही हो। क्या बात है? सुधा की धड़कन तेज हो गई। वह बेचैन हो उठी। घर में कोई देख ले तो? गांव में बात फैल गई तो? वह घबराहट भरी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नीटू ने भौहें उचकाई, उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। क्यों? उसने मुस्कुराकर पूछा, जैसे उसे सुधा की परेशानी में मजा आ रहा था। यह मेरी ससुराल है, लोग पूछेंगे तब तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी? सुधा की आवाज में हल्की बेचैनी थी। कुछ भी बता देना, नीटू ने लापरवाही से कहा। कुछ भी क्या? इधर आ, कमरे में तुम्हें छिपाना होगा। सुधा ने घबराते हुए उसका हाथ पकड़ा। इतना भी डरने की क्या जरूरत है? नीटू ने मुस्कुराते हुए समझाया।
तुम नहीं समझते, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, सुधा ने धीमे स्वर में कहा। चाय भी लाना और हाँ, कुछ खाने के लिए भी लाना, नीतू ने शरारती अंदाज में कहा। सब लाती हूँ, लेकिन तुम कमरे से बाहर मत निकलना, सुधा ने चेतावनी दिया। जैसा हुक्म, नीतू मुस्कुराया और सीधा सुधा के कमरे में चला गया। दरअसल नीतू उसी के गांव का था, उसका पहला प्यार था। लेकिन समाज की कठोर जाति प्रथा ने उनके प्रेम को मुकम्मल होने से पहले ही बेड़ियों में जकड़ लिया और वे चाहकर भी एक ना हो सके। मजबूर होकर सुधा को किसी और के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। ससुराल में रहते हुए भी उसका दिल नीतू की यादों में उलझा रहता था। वे फोन पर बातें कर लिया करते थे, लेकिन वो मुलाकात की तड़प को मिटाने के लिए काफी नहीं था। महीनों बाद जब नीतू उससे मिलने आया तो सुधा का मन अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। नीतू भी उससे मिलने के लिए बेचैन था। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत अब भी चमक रही थी। कुछ ही देर में सुधा कमरे में चाय और सुबह बना नाश्ता लेकर आ गई। नीतू उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगा। घर में कोई नजर नहीं आ रहा, नीतू ने फुसफुसाते हुए पूछा, मानो कोई सुन ना ले। सुधा हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। हाँ, सभी खेत पर गए हैं। मैं अकेली हूँ, उसने धीरे से कहा। इतना सुनते ही नीतू के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, बड़े सही मौके पर आया हूँ। आज तुम्हारे साथ जी भर के बातें करेंगे और कुछ रोमांस भी होगा, उसने शरारत भरे अंदाज में कहा। सुधा ने हल्का ठहाका लगाया, लेकिन फौरन खुद को संभालते हुए बोली, ज्यादा चहकने बहकने की जरूरत नहीं है, यह मेरी ससुराल है। नीतू ने उसकी आंखों में झांकते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। वहां भी अपने बाप भाई से डरती थी और यहाँ भी डरने लगी। वह धीमे स्वर में बोली, डरने की बात नहीं है, बस संभल कर रहने की जरूरत है। मेरी जेठानी को शक हो गया है, कई बार फोन पर हमारी बातें सुन चुकी है। मैंने तुम्हें गांव का मुंहबोला भाई बताया है, लेकिन हमें अब और सावधानी बरतनी होगी। नीतू की आंखों में बेचैनी थी। उसने झुंझलाकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ सुधा, अब और सहन नहीं होता। कहते ही उसने सुधा को अपनी बाहों में भर लिया। सुधा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर नीतू की पकड़ मजबूत थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, और कब वह उसकी वासना की लहर में बह गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। कमरे का दरवाजा नीतू ने बड़ी होशियारी से बंद कर दिया था। माहौल सुलग रहा था कि तभी सुधा की तंद्रा टूटी। सीमा की आवाज सुनाई दिया। सीमा कमरे का दरवाजा पीटते हुए बड़बड़ाए जा रही थी, बाहर का दरवाजा खुला है, बच्चा पालने में अकेला सो रहा है और महारानी कमरे में बंद हैं। पता नहीं दिन दहाड़े क्या कर रही है। सुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए कमरे की कुंडी खोली। सीमा का तेज नजरों से उसका अस्त व्यस्त हाल देखना था कि वह चौकन्नी हो गई। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। देवर जी तो अभी खेत पर दिखे थे, फिर तुम इस कमरे में किसके साथ हो, उसने तीखी आवाज में पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी सीमा के शक को और गहरा कर रही थी। उसने झटके से भीतर झांका और उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। कमरे में कोई मर्द खड़ा था। सीमा की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज कांप उठी, यह कौन है अंदर? कोई नहीं है, आइए मैं सब समझाती हूँ, सुधा ने अपने स्वर को संयत रखते हुए कहा और अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे की ओर ले जाने लगी। वह जितना सहज दिखने की कोशिश कर रही थी, भीतर उतनी ही घबराई हुई थी। लेकिन तभी पीछे से नीतू अचानक प्रकट हुआ। सीमा के कुछ समझने या चिल्लाने से पहले ही उसने झपटकर पास पड़ा गमछा उठाया और फुर्ती से उसकी आंखें और मुंह बांध दिए। सीमा घबराकर छटपटाने लगी, मगर दोनों ने मिलकर उसे दबोच लिया और घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ठूंस दिया। कमरा बंद करने के बाद सुधा ने नीतू की ओर डरी हुई नजरों से देखा। उसने धीमे स्वर में पूछा, अब क्या करें? नीतू की आंखों में वहशीपन झलक रहा था। वह धीरे से फुसफुसाया, यह हमारा भेद खोल देगी, इसका एक ही उपाय है। सुधा ने उसकी आंखों में इरादा पढ़ लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, नहीं, यह गलत होगा। सुधा की आवाज कांप गई। नीतू ने तीखी नजरों से उसे घूरा और ठंडी आवाज में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ ससुराल से बेदखल होने के लिए। लेकिन कैसे होगा यह सब? सुधा की आवाज कांप रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। हम पकड़े जाएंगे, पुलिस केस तो हम पर ही बनेगा। नीतू ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कराया, एक खतरनाक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। कुछ नहीं होगा, उसने दृढ़ता से कहा। मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। दिन चढ़ चुका था,
घड़ी की सुइयां लगभग 12 बजने को थीं। हरपाल सिंह अपने तीनों बेटे राहुल, सौरभ और गौरव के साथ खेतों से घर लौटे। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, घर में पसरे अजीब सन्नाटे ने उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दिया। बरामदे में झूले में लेटा नन्हा बच्चा अपनी ही दुनिया में मगन था, लेकिन घर के अंदर कोई हलचल नहीं थी। एक अनजाने डर से घिरते हुए हरपाल सिंह की नजर पास के कमरे की ओर गई। जैसे ही उन्होंने भीतर झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर उनकी बड़ी बहू सीमा की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। चारों ओर खून बिखरा था, मानो कुछ ही देर पहले कोई दर्दनाक घटना घटी हो। राहुल ने घबराते हुए उसके पास जाकर उसकी नाक के पास हाथ रखा। कोई हलचल नहीं, सांसें थम चुकी थीं। एक सिहरन पूरे घर में दौड़ गई। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर आवाज लगाई, सुधा, तुम कहाँ हो? साथ वाले कमरे से एक धीमी अस्पष्ट आवाज आई। बिना देर किए वह उस दिशा में भागा और जो दृश्य उसने देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया। सुधा फर्श पर पड़ी थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और डर की परछाई साफ झलक रही थी। सुधा! सौरभ बुरी तरह बौखला गया। उसने कांपते हाथों से उसके मुंह से कपड़ा निकाला। सुधा ने हांफते हुए लंबी सांस लिया। सौरभ ने बेचैनी से एक साथ कई सवाल दाग दिए, यह क्या हुआ? किसने किया? सीमा भाभी! सुधा कुछ बोल नहीं पाई, उसने सिर्फ अपने कांपते हाथ से पानी का इशारा किया। देवर गौरव तेजी से पानी लेने भागा, जबकि सौरभ उसे सहारा देकर बाहर ले आया। पूरा एक गिलास पानी पीने के बाद सुधा कुछ सेकंड चुप रही, उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। फिर वह कांपती आवाज में बोली, घर में लूटपाट हुई है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ गए। लेकिन सुधा अभी भी अर्ध बेहोशी में थी, उसकी जानकारी अधूरी थी। फिर भी इतना साफ था कि कुछ भयानक घट चुका था, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे घर की खुशियां तहस नहस कर दी थीं। सुधा की बातों ने सभी को सन्न कर दिया। कोई अचानक घर में घुस आया था, उसने सीमा भाभी की हत्या कर दी, मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे इस कमरे में फेंक दिया, फिर कोई इंजेक्शन लगाया और मैं बेहोश हो गई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, सांसें उखड़ी हुई थीं। वह आगे कुछ और कह पाती, इससे पहले ही उसकी आंखें फिर से मुंद गईं। सुधा! सौरभ ने घबराकर उसे हिलाया, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। बिना वक्त गवाए उसे तुरंत पास के नर्सिंग होम ले जाया गया। उधर घर में मची हलचल अब पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। कुछ ही देर में आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके शांत से दिखने वाले इस घर में इतनी भयानक वारदात हो सकती है। हरपाल सिंह ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। साहब, हमारे घर में हत्या हो गई है। यह खबर मिलते ही कांठ थाने से पुलिस का दलबल पूरे एक्शन में आ गया। ठीक 1 घंटे के भीतर एसएचओ विजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घर के अंदर बिखरा खून, सीमा की निढाल पड़ी लाश और चारों ओर पसरा सन्नाटा यह साफ बता रहा था कि मामला बेहद गंभीर था। विजेंद्र सिंह ने घर का मुआयना करने से पहले मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को इस हत्याकांड की जानकारी दे दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। एसएचओ की सूचना मिलते ही मुरादाबाद जिले के एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और सीओ कांठ अपेक्षा निम्बाड़िया भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। चारों ओर गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन हर किसी की आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर यह भयानक वारदात किसने किया? पुलिस ने बारीकी से पूरे घर का निरीक्षण किया। फर्श पर फैला खून, टूटी हुई अलमारी, बिखरी हुई चीजें यह साफ इशारा कर रही थीं कि यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि लूटपाट के इरादे से की गई वारदात थी। एसएसपी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई ताकि सबूतों को बाद में बारीकी से जांचा जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दिया। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने एसएसपी सतपाल अंतिल को चौंकाने वाली जानकारी दी। साहब, सुबह करीब 10-11 बजे के बीच मैंने सीमा के घर से एक अनजान आदमी को निकलते देखा था। वह बहुत जल्दी में था, इधर उधर देख रहा था, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। पर मैं उसे पहचानता नहीं, वह हमारे गांव का नहीं था। यह जानकारी एसएसपी सतपाल अंतिल के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने घर के सभी सदस्यों से गहराई से पूछताछ शुरू कर दिया। सीमा के पति राहुल ने पुलिस को बताया, सीमा का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। हम जब खेत से लौटे तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। अंदर गए तो देखा सीमा फर्श पर पड़ी थी, खून से लथपथ, उसकी आवाज कांपने लगी।
राहुल ने आगे बताया, सुधा बेहोश मिली थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जब उसे होश आया तो उसने बस इतना ही कहा कि घर में 4 लोग घुसे थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और फिर कोई इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। 4 लोग। सतपाल अंतिल यह सुनकर चौंक गए। यह बयान उस पड़ोसी की दी गई जानकारी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। पड़ोसी ने कहा था कि उसने केवल एक ही आदमी को घर से बाहर निकलते देखा था। अगर घर में 4 लोग घुसे थे तो 3 कहाँ गए? और अगर सिर्फ एक आदमी को ही बाहर जाते देखा गया था तो बाकी 3 लोगों का क्या हुआ? सबसे अहम सवाल, अगर यह लूटपाट थी तो घर की हालत वैसी क्यों नहीं थी? पुलिस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ना कीमती गहने गायब थे, ना ही नकदी चोरी हुई थी। कमरे भी ज्यादा अस्त व्यस्त नहीं थे। यह साफ इशारा कर रहा था कि लूटपाट की कहानी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही थी। क्या यह लूट के बहाने की गई सोची समझी हत्या थी? सतपाल अंतिल की नजर अब परिवार के ही किसी सदस्य पर थी। यह मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस ने खोजी कुत्ते को भी बुला लिया था, जो घर के हर कोने में घूम घूम कर कुछ संदिग्ध सुराग तलाश रहा था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर 4 लोग घर में घुसे थे तो बाकी 3 कहाँ गए? इस बीच पुलिस स्योहारा नर्सिंग होम में भर्ती सुधा के होश में आने का इंतजार कर रही थी। सुधा ही इस पूरे मामले की अहम कड़ी थी और होश में आने के बाद वही असल कहानी बता सकती थी। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठने के मूड में नहीं थी। परिवार से की गई पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सुधा की शादी 10 जुलाई 2024 को हरपाल सिंह के छोटे बेटे सौरभ के साथ हुई थी। वह बिजनौर जिले के गांव भगवतपुर रैनी की रहने वाली थी। लेकिन शादी के बाद से ही वह ज्यादातर अपने मायके में रहती थी। पति सौरभ के साथ उसके संबंध मधुर नहीं थे और यही बात इस मामले को एक नया मोड़ दे रही थी। सुधा और सौरभ के बीच अक्सर नोकझोंक हो जाया करती थी। परिवार के अन्य सदस्य इस खटपट के गवाह थे। सौरभ के बड़े भाई और देवर ने बताया कि सुधा अपने पति को ज्यादा अहमियत नहीं देती थी, जिससे घर में तनाव बना रहता था। इस मसले को सुलझाने के लिए सुधा के मायके वाले भी आए थे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, शादी के बाद तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हें अपना पूरा जीवन सौरभ के साथ ही बिताना है। वे उसे नई जिंदगी को अपनाने की सलाह दे गए थे। उन्होंने आगे कहा, अपनी जेठानी से मिलजुल कर रहो, सास ससुर की सेवा करो, जैसे तुम अपने मायके में माता पिता और भाइयों का सम्मान करती आई हो। उनकी बातों का सुधा पर गहरा असर हुआ। उसने ससुराल को अपनाने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे उसने परिवार के साथ घुलना मिलना शुरू किया और अपने रिश्तों को नई समझ और अपनापन देने का प्रयास करने लगी। पुलिस अब सुधा के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर बीतता पल इस मामले की गुत्थी को और उलझा रहा था। इसी बीच सीमा के शव का पंचनामा भरकर उसे मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। सीमा की हत्या बेरहमी से गला रेतकर की गई थी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रही थी। एसएसपी सतपाल अंतिल ने इस जघन्य हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दिया। एसओजी प्रभारी अमित कुमार को मुख्य जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि थाना कांठ क्षेत्र की सीओ अपेक्षा निम्बोडिया को नर्सिंग होम में भर्ती सुधा से पूछताछ का काम सौंपा गया। जैसे ही निर्देश मिले, सीओ अपेक्षा निम्बोडिया बिना देरी किए नर्सिंग होम जा पहुंची। उन्होंने वहां के डॉक्टर से सुधा की हालत के बारे में जानकारी लिया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, सुधा अब ठीक है, बातचीत कर सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह बेहोशी का नाटक कर रही है। अपेक्षा निम्बोडिया ने तुरंत यह जानकारी एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह को दिया। यह सुनते ही सिंह के चेहरे पर तनाव उभर आया। उन्होंने एक पल भी गवाए बिना नर्सिंग होम की ओर रुख किया। नर्सिंग होम में प्रवेश करते ही उनकी नजर सुधा पर पड़ी, जो गुमसुम लेटी थी। उन्होंने आगे बढ़कर उससे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो कुछ सुन ही नहीं रही है। सिंह ने गहरी सांस ली, फिर डॉक्टर की ओर घूरते हुए सख्त लहजे में बोले, अगर तुम्हारे नर्सिंग होम में इसकी बेहोशी नहीं टूट रही तो इसे रिलीज कर दो, हम इसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराएंगे। डिस्चार्ज होने के बाद नर्सिंग होम के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से सीओ अपेक्षा निम्बोडिया ने सुधा को पुलिस गाड़ी में बिठाया, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय सीधा थाना कांठ ले आया गया। वहां माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। सुधा को सहारे से एक कुर्सी पर बैठाया गया। उसकी आंखें अब भी आधी बंद थीं, मानो वह पूरी तरह होश में नहीं है। लेकिन पुलिस को यकीन था, यह महज नाटक था।
छोड़ो इसे, अपेक्षा निम्बोडिया ने सख्त लहजे में कहा। अगले ही पल ठंडे पानी की तेज बौछार सुधा के चेहरे पर पड़ी। झटके से उसका शरीर कांप उठा। वह कुर्सी से गिरने को हुई, लेकिन इससे पहले कि नीचे गिरती उसने अचानक आंखें खोल दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। सीओ अपेक्षा निम्बोडिया ने तीखे स्वर में पूछा, अब बता तू इस वक्त कहाँ है? सुधा ने हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अन्य अधिकारी ने दहाड़ते हुए कहा, ज्यादा नाटक मत कर, आज दिन में घर में क्या क्या हुआ? कौन कौन आया था? सीमा को किसने मारा? सच सच बता वरना अंजाम बुरा होगा। सीओ अपेक्षा ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, तू अभी थाने में है, सच बोलेगी तो यहीं से छूट जाएगी वरना मजिस्ट्रेट तुझे सीधा जेल भेज देंगे। उनकी आवाज में ऐसी धार थी कि सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस की तीखी हिदायत सुनते ही सुधा की आंखों में घबराहट तैरने लगी। उसने कांपते हाथों से इशारा किया, उसे पानी चाहिए। एक महिला कांस्टेबल ने टेबल पर रखा गिलास उठाया और उसके सामने बढ़ा दिया। सुधा ने गिलास थाम लिया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी छलकने लगा। उसने धीरे धीरे घूंट भरा और फिर गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाने लगी। मैं और मेरी जेठानी सीमा घर में अकेली थीं, उसकी आवाज में कपन था। अचानक 4 लोग घर में घुस आए। वे जेठानी पर टूट पड़े, उसे बेरहमी से मारने लगे। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पैर कसकर बांध दिए। सुधा की आंखें डरी हुई थीं। उसने कांपते होठों से आगे कहा, उन्होंने मुझे कूल्हे में कोई इंजेक्शन लगा दिया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। सुधा के मुंह से यह सुनते ही एसपी कुंवर आकाश सिंह की भौहें तन गईं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, 4 लोग नहीं सिर्फ एक आदमी आया था। तुम झूठ बोल रही हो सुधा। उनकी आवाज से कमरा गूंज उठा। सुधा ने घबराकर सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। पुलिस की सख्त निगाहें उस पर टिकी थीं। सीओ अपेक्षा ने इशारा किया और 2 महिला कांस्टेबल सुधा को पकड़कर एक अलग कमरे में ले गईं। दरवाजा बंद होते ही अपेक्षा निम्बाड़िया ने टेबल पर हल्की चोट मारते हुए कहा, देखो सुधा साहब को सब पता चल गया है। जितना झूठ बोलोगी उतनी ही मुसीबत में फंसोगी। सुधा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अपेक्षा निम्बाड़िया आगे झुकीं और धीमी मगर सख्त आवाज में बोली, अगर तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर जिद पर अड़ी रहीं तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। सीओ अपेक्षा निम्बाड़िया की सख्ती के आगे आखिरकार सुधा टूट गई। उसकी आंखों में खौफ था, शरीर थरथरा रहा था। उसने एक झटके में सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, वह कांड मैंने अपने प्रेमी नीटू उर्फ लिटिल के साथ मिलकर किया है। यह कहते ही वह फफक फफक कर रोने लगी। कमरे में बैठे पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। यह वही सच था जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। सीओ अपेक्षा ने उसकी तरफ झुकते हुए सख्त लहजे में कहा, पूरा बताओ सुधा, सब कुछ। सुधा ने आंसू पोंछे और कांपते होठों से बोलना शुरू किया। घटना से 1 हफ्ते पहले मेरी जेठानी सीमा ने मुझे नीटू के साथ देख लिया था। हम घर में अकेले थे और तभी वह आ गई। सुधा की आंखों में बीते दिनों की यादें तैरने लगीं। उसने धीमी लेकिन डर भरी आवाज में आगे कहा, उस दिन मैंने किसी तरह बात संभाल लिया। उससे कह दिया कि वह मेरे मायके का मुंह बोला भाई है, बस हाल समाचार लेने आया था। लेकिन मुझे पता था, सीमा को यकीन नहीं हुआ था। पुलिस अधिकारी अब पूरी तरह सतर्क हो गए। फिर घटना के दिन क्या हुआ? अपेक्षा निम्बाड़िया ने पूछा। सुधा ने गहरी सांस ली, फिर कांपती आवाज में कहा, उस दिन घर में कोई नहीं था। सब लोग खेतों पर गए हुए थे और नीटू फिर से आ गया। इस बार सीमा ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। वह बुरी तरह भड़क उठी। सुधा की आंखों में खौफ उमड़ आया। उसने सिसकते हुए बताया, वो चिल्लाने लगी, अपने मुंह बोले भाई के साथ मुंह काला कर रही है। अगर परिवार वालों को पता चला तो तुझे पता है अंजाम क्या होगा। सीमा ने सुधा के कंधे पर हाथ रखा और नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, देख सुधा, अब तेरी शादी सौरभ से हो चुकी है। वही तेरा सब कुछ है। तुझे अब ये सब शादी से पहले का दीवानापन छोड़ देना चाहिए। सुधा की आंखें झुक गईं। सीमा ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तू मेरी अच्छी देवरानी है और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन तुझे अपने पुराने रिश्ते को यही खत्म करना होगा। कमरे में एक पल के लिए शांति छा गई, लेकिन इस बातचीत का एक गुप्त गवाह नीटू भी था। वह कमरे के कोने में दुबका यह सब सुन रहा था। सीमा की ये बातें उसके गले नहीं उतर रही थीं। उसका चेहरा तमतमा गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। सुधा मेरी है
और सिर्फ मेरी यह विचार उसके मन में गूंज रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुधा इस तरह उसकी जगह किसी और को अपनी दुनिया मान लेगी। गुस्से और असुरक्षा के तूफान में उसने वहीं एक खतरनाक फैसला कर लिया। दरअसल पिछले कई दिनों से नीटू बार बार सुधा से अपने प्रेम संबंध बनाए रखने की जिद कर रहा था। वह चाहता था कि सुधा सौरभ को छोड़कर हमेशा उसके साथ रहे। सुधा भी कई बार उसे कह चुकी थी, नीटू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। लेकिन सीमा का यह हस्तक्षेप नीटू के लिए असहनीय था। उसके अंदर एक तूफान मच गया था और अब वह किसी भी कीमत पर सुधा को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था। मायके के लोगों की बातें मानते हुए सुधा ससुराल तो चली आई थी, लेकिन दिल अब भी वहीं नीटू के पास अटका था। उसका मन बार बार वहीं लौट जाना चाहता था जहां उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत थी। पर किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां एक भयावह खेल खेला जाने वाला था। 14 अक्टूबर 2024 यह वही दिन था जब सुधा ने अपने प्रेमी नीटू उफ लिटिल को ससुराल बुलाने की योजना बना ली थी। रात का अंधेरा गहराने लगा था, हवाएं रहस्यमयी साजिश की गवाही दे रही थीं। जैसे ही नीटू आया दोनों ने मिलकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। सीमा को एक चालाकी से उस कमरे तक ले जाया गया जहां भूसा भरा था। अंधेरे में दरांती की चमक ठंडी हवा में भी सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक सुधा ने अपनी जेठानी के ऊपर छलांग लगा दी, उसकी चुनरी से उसका मुंह दबा दिया। सीमा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसकी चीखें उसी चुनरी में घुटकर रह गईं। नीटू ने दरांती उठाई, लेकिन उसका बिंता टूटा हुआ था, उसका वार उतना गहरा नहीं पड़ा जितना चाहिए था। हड़बड़ाहट में उसने जेब से चाकू निकाला और एक ही झटके में सीमा की गर्दन पर वह वार किया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सुधा और नीटू का खूनी खेल अब अपने अंतिम मोड़ पर था। सीमा की सांस की नली कट चुकी थी, उसकी निःशब्द चीखें कमरे की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई थीं। जब उसकी धड़कन हमेशा के लिए थम गई, तब नीटू ने अपनी योजना के मुताबिक उसके हाथ पैर बांध दिए, चेहरे पर कपड़ा लपेट दिया ताकि किसी को शक न हो सके। फिर दोनों ने अपने खून से सने हाथ पैर धो डाले जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कमरे की किवाड़ भेड़कर वे बाहर निकल आए, दोनों के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। दोपहर होते ही परिवार के लोग घर पहुंचे। जैसे ही किसी की नजर सीमा के कमरे पर पड़ी, भय और सन्नाटे का तूफान खड़ा हो गया। एक झटके में पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठा। किसी ने पुलिस को सूचना दी और सीमा के पति राहुल ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन कातिल कब तक छुपे रहते? पुलिस ने जांच शुरू की और 16 अक्टूबर 2024 को सुधा के बयान के आधार पर नीटू उर्फ लिटिल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जिस प्यार की खातिर सुधा ने यह खूनी खेल खेला था, वही प्यार अब उसे सलाखों के पीछे ले जा चुका था। एक रिश्ते की बेवफाई ने एक निर्दोष की जान ले ली और खुद को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, शरीर और मस्तिष्क को अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, उसे आराम देना जरूरी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, अवैध संबंध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, द पुलिस आर टू मच स्ट्रेस्ड ड्यू टू नो लीव्स एंड लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, कैसे कोई मर्द एक शादीशुदा औरत से प्यार कर बैठता है, वो भी 4 बच्चों की मां से। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, जान लेने की क्या जरूरत, कोई दूसरा रास्ता भी तो है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल मैम ने कमेंट किया है, एहसान फरामोश दीपक, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है,
महिपाल को ऐसा खतरनाक कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई और रास्ता अपनाते। माँ बेटे की जान क्यों ले लिया? सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ओलिवर मचाडो जी ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच विवेक कुमार जी। यू वर्क सो हार्ड ईच डे टू ब्रिंग अबाउट ट्रू क्राइम स्टोरीज। Appreciate your ability and willingness to bring awareness among the people in the country, especially the youth, to understand the repercussions of criminal activities or the criminal mindset. I have been following you for quite some time now. सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। खुशी खान जी ने कमेंट किया है, एक बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का सहारा बनेगा, लेकिन ऐसा नालायक बेटा जिसका कोई सहारा नहीं था, उसको अपना नाम दिया, प्रॉपर्टी उसके नाम किया, फिर भी इसने उस माँ की जान ले लिया। ये स्टोरी सुनकर मुझे दुख भी हो रहा और गुस्सा भी आ रहा है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, क्रोध में दिमाग काम नहीं करता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, ऑफिसर रैंक के लोग लो रैंक वालों को बहुत ज्यादा मेंटल टार्चर करते हैं, ये एक सच है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, वेरी स्ट्रेंज, रोंगटे खड़ा करने वाली क्राइम की कहानी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवाई जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, नाइस। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, डूब मरे ऐसी औलाद, जहां तक हो तो खुद के खून को ही गोद लेवें, कम से कम बेमौत तो नहीं मारेंगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती तो माँ की ही थी, अगर पति की बात मान लेती तो यह दिन नहीं देखती। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुमित अंबास्ता जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे असदुल्लाह लघारी जी, लोकेन राय जी, गणेश सौद जी, गैरी शाह जी, मोहम्मद उमर जी, लक्ष्मी रावत मैम, नाज कश्मीरी जी, नीरा मेघ मैम, राहुल जयकर सर, रेखा सोकल जी, पिंकी जी, जहीर डॉन जी, श्याम बहादुर गुप्ता सर, समीर जी, रूही खान मैम और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।